सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन से ये शिकवा रहा है अवाम का कि ये पहले तो कानून साजी पर तवज्जो कम देते थे और ज़्यादा मामलात जो हैं पार्लियामेंटेरियंस के वो जो ठेके हैं या सोलिंग लगवाना है, गैस का मीटर लगवाना है, नाली बनवानी है, बिजली का खंभा लगवाना है, कानून साजी का काम छोड़कर और वो काम जो बल्दियाती नुमाइंदों को करना चाहिए था वो काम हमारे पार्लियामेंटेरियंस करते रहे। और गुज़श्ता 5 साल और ये जो अब 8 महीने, यानी हम कह सकते हैं कि इन 6 सालों में एक नई चीज़ ये देखने को मिल रही है कि पार्लियामेंट जो है वो लायानी और बेमानी किस्म की सियासी बहस का एक क्लब बनता जा रहा है, जहां पर कानून साजी करने के बजाय तमाम जमातें, यानी वो हुकूमत में हो, हुकूमत की इत्तेहादी हो या अपोजिशन जमातें हों, वो अपने सारे सियासी महाज को पार्लियामेंट के फ्लोर पर लेकर आती हैं और जो सियासी जंग है उसको पार्लियामेंट में लड़ा जा रहा है। जबकि उसके लिए टॉक शोज मौजूद हैं, उसके लिए जलसे मौजूद हैं, उसके लिए सड़कें मौजूद हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए, इस्लाहात के लिए, लोगों के आज के और आज से 100 साल बाद के मसाइल को जेर बहस लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कल से और आज तक, यानी इन 2 दिनों में क्या हुआ है वो जरा मैं चाहूंगा आपको दिखाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सबसे पहले दिखाएं जी। कल उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जरा सबसे पहले वो दिखाएं, पर हुकूमती रवैया आपको दिखाते हैं। कठपुतली हमारे लिए क्या है, इसमें वो सलाहियत नहीं है, ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है। ये जो जाहिल लफ्ज़ है इसको मैं आप मुझे करेक्ट करने जा रहे हो, क्या आपने वज़ीर खजाना को करेक्ट किया? इसको मैं एक्सपंज करता हूँ, जाहिल लफ्ज़। मिस्टर स्पीकर, आपने एक लफ्ज एक्सपंज किया वज़ीर खजाना का तकरीर से। मैं तो कह रहा था ये नालायक। हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म 8 महीने बाद पता लगा ये कि सिलेक्टेड को मैं एक्सपंज करता हूँ। का लफ्ज है, सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड लफ्ज इस्तेमाल ना करें। रिएक्शन है मिस्टर स्पीकर। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इस असेंबली ने इसको मुंतखब किया है, इस असेंबली ने मुंतखब किया है। बिलावल भुट्टो साहब सिलेक्टेड नहीं हो सकती। आप प्लीज जी प्लीज, अगर मैं बात नहीं करूंगा, मैं मेरा पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं, तो फिर आपका वज़ीर आज़म बात नहीं करेगा। हम इसको घुसने नहीं देंगे। हमारा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नालायक है, नाअहल है। राइट जी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर को जाहिल, नालायक या सिलेक्टेड कहेंगे तो फिर हुकूमत से भी ये तवक्को नहीं की जा सकेगी कि हुकूमत उसको बर्दाश्त करे, फिर हुकूमत भी जवाब देगी। और फिर हुकूमत ने कैसे जवाब दिया, अब जरा उमर अयूब साहब ने जो ज़बान, जो बिलावल साहब की ज़बान आपने सुनी, अब उमर अयूब साहब, ये वफाकी वजीर, इन्होंने क्या कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में, बिलावल साहब के बारे में, ये जरा सुनवाएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करता था। हमसे पूछे वहां पे जनाब स्पीकर, उन्होंने हुसैन हक्कानी को, एक गद्दार को उठा के पाकिस्तान का सफीर बनाया। जनाब स्पीकर ने खुद आपको अंदाजा लगा ले कि इनकी मुल्क से क्या मोहब्बत थी। राइट जी, उन्होंने इनको जाहिल, नालायक, सिलेक्टेड कहा। इन्होंने कहा कि भुट्टो साहब डैडी कहते थे अयूब खान साहब को, यानी उमर अयूब साहब के जो दादा हैं उनको, और जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया मैं उसको नहीं दोहराता। इसी तरह आज की जरा दिन की कार्रवाई, कल के दिन की कार्रवाई थी, ये कौम का पैसा लग रहा है, वक्त लग रहा है, 5 साल दिए गए हैं पार्लियामेंट को, उसमें से एक एक दिन कितना कीमती है। कल के दिन की का अशर था। आज अब क्या हुआ, आज ऑपोजिशन ने मुराद सईद साहब वफाकी वजीर हैं, उनके बारे में ऑपोजिशन ने क्या नारे लगाए, जरा ये भी सुनिए। बड़े अदब से अपोजिशन से भी गुजारिश करता हूं कि आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं बिल्कुल उसी का जवाब दूंगा। अगर आप सुन ले कि स्पीकर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात कर लूं। इन आईना दिखा दूंगा। जी मुराद सईद,
आप बोले, आपका माइक ऑन है, आप बोलते नहीं है, आप बोले ना, माइक ऑन है। नो स्पीकर साहब, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक बोलने नहीं देंगे। जब तक बोलने नहीं देंगे मैं बैठूंगा नहीं। अब इस पे रोया जाए, इस पे हंसा जाए, क्या कहा जाए यार। ये एमएनए भी है बेचारे, नो की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, विफाकी वजीर भी आप कह रहे हैं नो बेबी नो, और एक तो खातून ने भी कह दिया कि बेबी नहीं बोलेगा, बेबी का फादर बोलेगा। अब फादर का इशारा किधर किया जा रहा है मैं उसको भी नहीं दोहराऊंगा। अब इस सारी कार्रवाई का जो है वो मुराद सईद साहब ने किस तरह जवाब दिया है, आज वो भी जरा सुनवा दें बिलावल साहब के बारे में। और बाकी आज बिलावल जो कि एक पर्ची वाला, एक नालायक तरीन और हादसाती चेयरमैन बना हुआ है, जब हम सवाल करते हैं कि फालूदी वाले के अकाउंट से, ये रीढ़े वाले के अकाउंट से अरबों रुपए क्यों बरामद हो रहा है, मैं सवाल करता हूं कि जरा अपने अब्बू से पूछिए, दुनिया में 10% पे जाने जाते हैं। सिंध में तालीम तबाह, पैसा बिलावल लेकर आया। सिंध में इलाज तबाह, पैसा बिलावल लेकर आया। सिंध में पुलिस तबाह, पैसा बिलावल और सरदारी लेकर आया। सिंध में सड़कें तबाह, पैसा इन्होंने खाया। ये पैसा तुमसे निकाल के इंशाल्लाह खून के ऊपर लगाना है। राइट जी, अब ये फरमा रहे हैं जरदारी साहब को मिस्टर 10%, बिलावल को हादसाती नालायक, उधर से इनको ये फरमाया जा रहा है कि ये बेबी है और बेबी नहीं बोलेगा, बेबी का फादर बोलेगा। तो ये क्या हो रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मतलब समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर जो है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ठीक है, ये चीजें कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप रोज ये काम करेंगे तो आप कस्टोडियन है लोगों के ट्रस्ट के। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर मरकजी रहनुमा निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से वीडियो लिंक पे। खोड़ो साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई वजीर सेहत हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से। डॉक्टर और मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब आप बहुत अच्छा दोबारा कनेक्ट करें जी। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। पहली दफ़ा आप इलेक्ट होकर आई हैं पंजाब असम्बली के अंदर, मिनिस्टर भी हैं और आप एक बहुत क्लीन फेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये अब किसको हम इल्ज़ाम दें? हुकूमत को दें, ऑपोजिशन को दें? किसी हद तक ज़्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत को ही दिखानी है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दें कि ये मामला आज से 8 महीने पहले जब पहली दफ़ा असम्बली का इजलास हुआ होगा तो ये पहले किसने शुरू किया और फिर उसके बाद किसने जवाब दिया, शिकवा जवाब शिकवा। लेकिन हम जो 8 महीनों से देख रहे हैं वो तमाशा है पार्लियामेंट के अंदर लगा। मैं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो तमाशा पार्लियामेंट में लगा हुआ होता है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और हम पार्लियामेंटेरियंस को एक ज़िम्मेवाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब मैं आपको कल की बात बता रही हूँ कि हम पार्लियामेंट के अंदर जब थे तो मकसद ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बिल्स जो थे वो हम कल प्रेजेंट कर रहे थे और अपोजिशन को पता था कि बिल्स प्रेजेंट हो रहे हैं। अपोजिशन का फ़र्ज़ बनता है कि हम जो बिल्स हैं उनके ऊपर बाकायदा बहस करें और बहस करके जो भी बात करनी होती है आप कल बिल्स के ऊपर बात करिए, लेकिन बजाय ये कि किसी किस्म की बहस मुबाहिसा हो ताकि लोगों आफ्टर ऑल आवाम का फ़ायदा तो इसी में है ना कि अपोजिशन अगर बैठे तो अब अपोजिशन का काम है हमारी गलतियों की निशानदही करने के बाद और तरीके से निशानदही करें ताकि जो बिल में तब्दीली हम लेके आएँ उस बिल का फ़ायदा होगा आवाम को। लेकिन मजाल है कि कल वो उन्होंने उधर से ही आपको अगर आप तस्वीरें हमारी असम्बली की कल देखें, कल अपोजिशन ने फाड़ के कागज़ और ज़मीन सारी पे ढेर कर दिए और उन्होंने वो सारा कुछ, और फिर एक शोर मचता रहा जिस शोर के दौरान जो लॉ मिनिस्टर थे वो मुसलसल बोलते रहे। अब मकसद ये है कि अगर इसी तरह की गैर ज़िम्मेवाराना एटीट्यूड है तो मेरा ख्याल है इससे सबको गुरेज करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोगों ने हमें वोट दे के भेजा है पार्लियामेंट के अंदर और हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर बिल लाए उसके अंदर, और अगर जो जिस तरह सवाल आते हैं उनके सवालों के जवाब हुकूमत प्रॉपरली दिया करे बजाय ये कि हम मुसलसल एक दूसरे के ख़िलाफ़ शोर मचाएं। लेकिन ये शुरू किसने किया, वही वाली बात है, मुर्गी किसने दी, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे ने मुर्गी दी, क्या दिया, ये तो बात आप बड़े ही मुश्किल होता है जब आप असेंबली में जाते हैं, कहाँ से बात कहाँ निकल जाती है और कहाँ से बात कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन इसके अंदर मेरा ख्याल है कि सब के सभी
जिम्मेवार होते हैं इस तरह की बात की। और वो ज़रा इंस्टिगेशन जब होती है तो फिर दोनों तरफ से फिर वो बराबर, आपको पता है फीलिंग्स आर नाउ वेरी हाई। इस वक्त जिस तरीके की भी कोई बात हो तो आगे से रिस्पांस और रिएक्शन जिस तरह का होता है वो आपके सामने। लेकिन आई एग्री विद यू कि आई थिंक इट इज़ टाइम के वी स्टार्ट एक्टिंग मैच्योरली, और ज़रूर हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि हम अपना असेंबली के जो मसले मसाइल हैं उनको तरीके से हल करें, क्योंकि इसमें आवाम की बेहतरी के लिए जो भी बात हो रही होती है, आवाम की बेहतरी के लिए बात हो रही होती है। और अगर हुकूमत बात कर रही है और अपोजिशन का ख्याल है कि आवाम की इसमें बेहतरी नहीं होगी, तो मेरा ख्याल ये जब हम पर्सनल एजेंडाज के अंदर आते हैं ना, फिर हमारे लिए मसले। अब बिलावल साहब जो हैं जब आते हैं और बात करते हैं तो आपके सामने है कि वो सारी क्या तकरीर कर रहे होते हैं। एंड ऑफ द डे हाउ मेनी टाइम्स आर वी एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर एटमोसफेयर, ताकि हम कम से कम लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं उनके लिए को अच्छे काम कर सके असेंबली के अंदर। मैं आपके साथ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें सबको इस बात के ऊपर वी हैव टू नाउ लुक एट इट। वैसे ये सिर्फ पाकिस्तानी असेंबली नहीं है, बहुत सारी दुनिया की असेंबलीज भी इसी तरह चलती हैं, लेकिन कभी कभी तो ठीक लगता है। हाँ, रोज़मर्रा की बात जो है वो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये वक्त है कि हम सबको सोच समझ के अब इस पे काम करना चाहिए कि हमने किस तरीके से एक मैच्योर एज अ मैच्योर नेशन एंड मैच्योर पॉलिटिशियंस हमें इस पे काम करना चाहिए कि हम कम बातें और आवाज़ें कसें और बेहतर काम करें। बिल्कुल सही है। वैसे अगर हम उसके ऊपर कभी प्रोग्राम करें कि दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों की पार्लियामेंट्स और उनके अंदर पार्लियामेंटेरियंस कैसे बिहेव करते हैं, तो बड़ी खौफनाक तस्वीर है। हमारी तो शायद फिर भी काफी हद तक मौजूद हो उनकी निस्बत, लेकिन कभी कभी सवाल यह है कि कभी कभी तो इस किस्म का हल्ला गुल्ला अच्छा लगता है, लेकिन अगर हर इजलास को, हर सिटिंग को पार्लियामेंट की अगर उसको इसी हल्ले गुल्ले में तब्दील कर दिया जाए तो काम कौन करेगा। ये फुटेज जरा मैं चाहूंगा दानियाल साहब को दिखाई जाए। ये इसमें अब आप देखें कि सारे जो एमएनएज हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं ऑपोजिशन के स्पीकर के डेस्क के करीब, और वहाँ पे जो कागज़ पड़े हुए हैं उन कागज़ों को उठा के और उनको फाड़ के, और कोई उनके वो जो बचपन में वो जहाज़ बनाए जाते थे कोई वो बना रहा होगा, कोई वो फुलझड़ियाँ उड़ा रहा है और कोई इसकी जो है वो पत्तियाँ बना रहा है। तो बैरिस्टर साहब, ये 350 लोग जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो कौमी असम्बली का हिस्सा हैं और 104 अगर सेनेटर्स भी हम मिला लें, तो ये कौम के कलेक्टिव विजडम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं नेशनल लेवल पे। ये विजडम हम देख रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए, आपके कौम का कलेक्टिव विजडम तो ये है कि अगर आप कहते हैं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो कलेक्टिव विजडम ये है कि आज जर्मनी का हमसाया मुल्क जापान है, और आप जापान और जर्मनी आपस में जंगें लड़ते रहे, और मईशत को बेहतर करने के लिए फिर उन्होंने अपने बॉर्डर्स पे फैक्ट्रीज लगाई और चीज़ों को बेहतर की। ये है हमारी कौम की कलेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? जो प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री, इफ यू से इज इलेक्टेड एंड नॉट सिलेक्टेड, तो ये है हमारा कलेक्टिव विजडम। और जहाँ तक हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, देखिए मैं डॉक्टर साहब की विद ऑल द रिस्पेक्ट इन चीज़ों से अग्री करूँगा कि देखिए पार्लियामेंट को चूज़ किया एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए और चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन ये रवायात किसने रखी, ये रवायात की बुनियाद किसने रखी, ये 90 की दहाई की सियासत दोबारा किसने शुरू की? ये वही पार्टी है जिसने कहा जलाओ घेराव करो, जिसने कहा कि पार्लियामेंट को आग लगा दो। ये वही पार्टी है जो पार्लियामेंट में अंदर आने के लिए तैयार नहीं थी और सेशन अपना बाहर लगाती थी। ये आज वही पार्टी है। फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों के बावजूद अपनी तनख्वाह लेने के लिए सब आते थे, इनकी गलत हाजिरियाँ लगती थी। देखें, जब आप प्रेसिडेंट खुद सेट करते हैं, आपने प्रेसिडेंट इस कौम और इन लोगों के लिए जब खुद सेट किए, तो आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्ट अ डिसीजन। यानी आप कह रहे हैं जो इन्होंने बोया था ये काट रहे हैं, और अब वो एग्जैक्टली जो उन्होंने बोया आज वही काट रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगा कि जो आज हो रहा है वो उस कदरे उन तमाम चीज़ों से बहुत बेहतर है। जब आपने सिविल नाफरमानी की बात की, जब आपने जलाओ घराओ की बात की, और आपने कहा कि इस मुल्क को आग लगा दूंगा, वो आज आपके मिनिस्टर्स हैं जो ये बातें करते थे। देखें, ना वो मुहिब वतन थे और जो आज कौम का टाइम ज़ाया करते हैं और ऐसे अपने हुकूमत में बैठ के अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। आज मुराद सईद की आप जब तकरीर सुने तो आपको कहीं से लग रहा था कि आज हुकूमत का नुमाइंदा है, वो तो फिर इनसे सवाल पूछ रहा था, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो। जो बातें करता है पर्चियों की, आप अभी तक आप हुकूमत में हैं, आप
अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? आज आपने जो लोगों को जवाब देने हैं, ये बताएं कि मैशत का बेहतर हो रही है, ये बताएं कि नया फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, एमनेस्टी आ रही है या नहीं आ रही, ये बजट डिलेड था, फिर एकदम से दोबारा क्यों कॉल किया, कि यही पता था कि बजट डिलेड होगा। आपने कंस्ट्रक्टिव एजेंडे की तरफ जाने हुए मुराद सईद की आपने पर्सनल या उन तमाम लोगों की पर्सनल जातियात की लेवल तक, क्योंकि वो खड़ा होके 1 घंटा तो बोला ही नहीं, वो कहता था कि मैं तब बोलूंगा जब अपोजिशन चुप करेगी। अब वो इसलिए लोग कहते हैं कि बेबी को चुप करा दो। बेबी गैर आईनी लफ्ज नहीं है, मैं एक कानूनदान नहीं हूं, और तो लेकिन उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब प्रोसीडिंग्स को आगे चलाना है। जब वो इतना एग्रेसिव रिएक्ट करता तो फिर लोग चेज़े लेते हैं, लोग मजे लेते हैं, और आपके सारे पार्लियामेंट चेज़े ले रहे थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन कैबिनेट का हिस्सा है, अगर उसको it could have been dealt in a better way if he was mature enough. He could have understood how to take the parliament forward, how to take the agenda forward. कि अगर opposition उसको retrack करने की कोशिश करते, retrack ना होते, it's unfortunate कि वो हमेशा ऐसे trap में पड़ते भी हैं, उसके हिस्सेदार भी बनते हैं, अपना पूरा रोल भी प्ले करते हैं, और मुस्बत कोई आउटकम भी नहीं होता। वो देखें, आज अगर हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं ना, तो वो आपके पिछले 7 महीने की गुफ्तगू क्या है, वो हम कर्जा किससे ले रहे हैं, पीसी का हेड कौन बनेगा, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्पीकर कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, पार्लियामेंट को किसको वोट देनी चाहिए। हम एक पैरामीटर के अंदर फंसे हुए हैं। हमने गरीब बंदे की बात नहीं की, हमने इस मैशत की बात नहीं की, हमने उस बात आज तक वो बात करने को कासिर हैं हम कि भाई कि जो गरीब बंदे पे ये बहरान है, 15 दिन बाद रमजान आ रहा है, आपके 2 अरब आप यूटिलिटी स्टोर्स वालों को दे रहे हैं, वो मांग रहे हैं आपसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, आप किस तरह केटर करेंगे? आज गैस की वो चीनी की जो कीमत है वो 2500 से लेकर 3500 पे पहुंच गई है, आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे? पर जो त्रोड़ा 140 kg का पर मन, आप किस तरह हैंडल करेंगे इन तमाम चीजों को? आपके पास ना कोई लाई अमल है, ना आप बात कर रहे हैं, ना आप नेशन को एड्रेस कर रहे हैं। आप एक तरफ, मुझे तो लगता है आज हुकूमत, देखिए आज हुकूमत का मुझे ये हाल लगता है कि इस्तीफा लेके इमरान खान फिर रहे और इस्तीफा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनकी हालात और इनकी असल में हकीकत तो ये होगी। खोड़ा साहब, निसार खोड़ा साहब, आप ऑब्वियसली सीनियर पार्लियामेंटेरियंस में से हैं, सिंध असेंबली को आप चलाते भी रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, सारा आपने वो भी देखा, फिर आपकी पार्टी यहाँ भी हुकूमत में रही। ज़रा बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कल अपनी स्पीच में जो ज़बान इस्तेमाल की, फिर उसका जवाब हुकूमत ने उससे भी सख्त ज़बान में दिया, और कल से लेकर आज तक कोई काम नहीं हो सका कौमी असम्बली में। अब उसकी एक जस्टिफिकेशन दिया है बिलावल साहब ने आज, वो ज़रा मैं चाहूँगा ये ज़रा दिखाई जाए, फिर मैं खोड़ा साहब से बात करता हूँ। अगर नेशनल असेंबली सेशन इतना महंगा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है, और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। और हम कौन सा एहतजाज कर रहे थे? कल हुकूमत एहतजाज कर रहा है। हुकूमत का काम करना है होता है, और अपोजिशन का काम होता है कि हम एहतजाज करें। जी खोड़ा साहब, जो बिलावल साहब का सवाल बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे, वो जरा मैं डॉक्टर साहिबा से पूछता हूं। लेकिन जो बिलावल साहब ने ये कहा कि जी जो पैसा खर्च हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं आ रहा, तो प्राइम मिनिस्टर अगर ना आए असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, तो वो तौहीन जरूर है पार्लियामेंट की, लेकिन उससे पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासर नहीं हो सकती। कार्रवाई तब मुतासर होती है जब जुमलेबाजी होगी, जब लोग खड़े हो जाएंगे सीटों पे, जब बायकॉट हो जाएगा, जब एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी जाएंगी, और जब हल्ला गुल्ला या गालम गलोच शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं माजरत के साथ खोड़ो साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगा दोबारा से कनेक्ट किया जाए, शायद वीडियो लिंक का आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, शायद मौसम बेहतर नहीं होगा। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। डॉक्टर साहिबा, जो बिलावल साहब ने सवाल किया, यह सवाल हम भी बार बार अपने प्रोग्राम में उठा चुके हैं, और सवाल हमने इसलिए उठाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि मैं हर बुध को आके पार्लियामेंट में जवाब दूंगा, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बरतानवी वजीर आजम आती है या आता है और जवाब देता है। तो अब 8 महीने हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने की बात की थी, अपने इनिशिएटिव को खुद ही प्राइम मिनिस्टर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब ठीक कह रहे हैं कि खान साहब ने ये वादा किया था, लेकिन आपके सामने जो हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, कोई ना कोई बात जो है वो रोज़ाना सामने आती है, जिसको वो कहते हैं फायर फाइटिंग का एक मुसलसल सिलसिला जारी है। और मेरे भाई साहब ने बहुत, जो उससे पहले बोल रहे थे, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर दी। खोड़ा साहब की बात नहीं में, वो कह रहे थे हालात ये हो गए फला। मेरा ये ख्याल है कि ना तो ये हालात जो हैं पिछले 7 महीने में डेवलप हुए, ये मुसलसल हालात जो थे पहले भी इसी तरह ख़राब थे और ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। और ये कहना कि जी इस पार्टी ने ये कुछ किया फलां किया, लेट मी टेल यू कि आपकी भी हुकूमत के अंदर जब लोग बैठे हुए थे तो दिस इज़ व्हाट यूज्ड टू हैपन एग्जैक्टली। अब आ गया मसला कि जी खान साहब का आना
ज़रूर बनता है, उनको आना चाहिए ज़रूर अगर उन्होंने कमिटमेंट की है। लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा इस वक्त मसले मसाइल सामने खड़े हुए हैं, आपको पता है कि ईरान के साथ हमारी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कशीदगी हो गई थी, इस बात का तो आपको भी एहसास है और हमें भी एहसास है। और जिस तरह बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जाए थे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर एक मुसलसल इंकर्जन हमारी चल रही है, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो जगदेव जो हैं वो भी तो वहीं से पकड़े गए थे और उनको एक मुसलसल एक मसले के लिए भेजा गया था और वाया ईरान ही आए थे, अगर आपको ये बात भी याद हो। अभी भी वो हमारे पास ही हैं। एंड दिस एविडेंस एक्चुअली शोड कि दिस सिचुएशन इज़ वेरी बैड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान। अभी आपके सामने जो लोग शहीद हुए हैं आज से चंद दिन पहले, ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, जिस सानिया के तहत आपको कुछ ऐसे वो कहते हैं कदम उठाने पड़ रहे हैं जिस पे आपको अपने नेबर्स के साथ, आपके हमसाय मुल्क के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की काम करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, उनका भी सॉइल इस्तेमाल होता है, हमारा भी इस्तेमाल होता है। और ये इंकर्जन्स जो कर रहे हैं आपको भी पता कि कौन कर रहे हैं, इसके अंदर रॉ के भी सारे एलिमेंट शामिल हैं, इसके अंदर इंडिया की तरफ से जो मुसलसल डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट की जा रही है। और बलूचिस्तान बाय इटसेल्फ उसके अंदर इस तरह डिस्टर्बेंस नहीं है जितनी इसके अंदर आपके सामने कल भूषण साहब ने ये कहा था कि मुझे कहा गया था कि आई शुड क्रिएट इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। अब मकसद ये है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लेके जब ईरान गए हैं, ईरान विजिट किया उन्होंने और उनको कहा कि जी बिल्कुल अगर हम अपने लिए हमारे जो मसले मसाइल हैं उनकी आपस में शेयर नहीं करेंगे, उनका भी मसला है हमारा भी मसला है, हम दोनों टेररिज्म फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद हम अच्छे हमसाय बनना चाहते हैं। बिल्कुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में बैठ के ठीक है डॉक्टर साहबा, प्राइम मिनिस्टर की मसरूफियत का आप एक जवाब जरूर ये दे सकती हैं जो आपने सारी बात की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट तो की आफ्टर ऑल कौम से, और किसी ने कहा नहीं था कि आप कमिटमेंट करें। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट की और बड़ी अच्छी कमिटमेंट है, होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था पाकिस्तान में, माजी में भी वज़ीर आज़म नहीं आते रहे, खुद कमिटमेंट की ना प्राइम मिनिस्टर ने। अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो सवाल तो उठाया जाएगा, उस सवाल का जवाब ये नहीं हो सकेगा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत मसरूफ है। प्राइम मिनिस्टर अगर हर हफ्ते नहीं आ सकते तो बाई वीकली आए, आना तो पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा निसार खोड़ो साहब से मैं चाहूंगा इस पर बात करें, और बिलावल हाउस और भुट्टो हाउस का जो गिरफ्तार मुलाजिम है वो आज एहतसाब अदालत में रो पड़ा है, उसने क्या कहा रोते हुए वो भी जरा सामने रखते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस जिनको 5 साल मिलते हैं कि वो ना सिर्फ कौम का जो माजी है उसको संवारें बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी पॉलिसीज बनाएं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, और आज से 100 साल 50 साल के बाद मुल्क को कौम को क्या खतरा दरपेश हो सकते हैं उसका विजन लेकर चलें और उसके मुताबिक तदाबीर करें। लेकिन जब आप लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, हल्ला गुल्ला होगा तो वो जो संजीदा काम है वो नहीं हो सकेगा। निसार खोड़ो साहब, हुकूमत कह रही है बिलावल साहब को कि ये हादसाती तौर पे चेयरमैन बन गए, नालायक हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नालायक है, सिलेक्टेड है, वजीर खजाना जो है वो जाहिल था असद उमर। तो अगर दोनों तरफ से ये सूरत हाल रहेगी तो फिर हर इजलास तो यूं ही खत्म हो जाया करेगा। देखें जनाब, बात सुने, पार्लियामेंट में तकरीरें होती हैं, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। पार्लियामेंट में तकारीर होती हैं, चाहे इंडिया की लोकसभा सुनो, चाहे जापान का सुनो, चाहे ब्रिटिश सुनो, कहीं कुछ भी सुनो, ये तकारीर होती हैं। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए और गैर पार्लियामानी लफ्ज को कट करने का हक स्पीकर, अगर वो रद्द नहीं करता तो ठीक है। लेकिन बात क्या है, 6 महीने तक तो इनको एक कानून पेश करने के लिए हम बोलते रहे कि ये असेंबलियां कानून साजी में कहां गुम हो गई हैं, कहां गुम हो गई हैं, कहां गुम हो गई हैं। अब आके उनको ख्याल आया कि जी कानून बनना चाहिए और अपोजिशन हमारे साथ
ताउन करे। उनको अपनी जुबान याद नहीं आती कि जो वो बोलते रहते हैं। अपोजिशन तनकीद नहीं करेगी तो क्या करेगी? हुकूमत को हौसला कहां है? ये बात है। अब अगर अपोजिशन निकल जाती है और तुम्हारे अपने मेंबरान हैं ही नहीं असेंबली में, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है आपके पास, तो फिर तो आपका कसूर है ना, हुकूमत का कसूर है ना, उसमें अपोजिशन का क्या कसूर है? अगर चेयरमैन बिलावल साहब कहते हैं कि जी इमरान खान ने अपने आप कहा था कि मैं हर हफ्ते जवाब दूंगा, क्योंकि हुकूमत का टोटल जिम्मेदारी इमरान खान पर है। बिल्कुल। हर हफ्ते काबीना की मीटिंग करता है और अवाम के साथ जो मुंसलिक मसाइल हैं उनके साथ क्या वो बेखबर है? रोजाना बातें सुनते हैं, फिर कभी कभी तो खुद बोलता है ना, मुझे डॉलर का रेट बढ़ गया, मुझे पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा कि जी मुझे कोई और बताता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। खुद बातें करता है, हमसे क्या बोलता है? उसके वजीर क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट में हमने मुआवजा करो पिछली अपोजिशन का और आज की अपोजिशन का। ये इमरान खान की अपोजिशन ने कहा था कि असेंबलियों पर लानत हो, दो नंबरी बैठे हैं लोग। बिल्कुल। ये सारा बाहर करता था, पार्लियामेंट पे हमला करवाया, पार्लियामेंट पे लोग घुसे, रेडियो स्टेशन पे पहुंचे, खुद खड़े होके सिविल डिसोबीडियंस किया कि उन्होंने बिजली के बिल जलाए। उस वक्त की कुछ बात नहीं है। अब आके बोल रहे हैं कि जी अपोजिशन का रवैया ठीक नहीं है। अपोजिशन का हक है कि तनकीद करेगी। सब्जुगेट होने के लिए नहीं आई, घुटने टेकने के लिए नहीं आई असेंबली में। उसको पूरा हक है कि जो हुकूमत को जवाबदेह करे। फिर शिकवा किस चीज का? अपनी मेजॉरिटी लाओ, अपने बिल पास करो। अगर अपोजिशन उसमें कोई किरदार अदा नहीं करती तो लोग कहेंगे ना उनको कि जी ये हमारे फायदे का कानून था, लेकिन अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। बिल्कुल सही। लोग कहेंगे ये पार्लियामेंट होती क्यों है? ये इन कैमरा इजलास नहीं होता, ये इन कैमरा इजलास नहीं होता कि लोगों को पता न चले। टीवी भी होती है जो कवर करती है और ये लोग देखते रहते हैं, लोग देखते हैं। और स्पीकर अलाउ करता है किसी को तकरीर करने के लिए, तो फिर क्या शिकवा? हौसला करो, सुनो बातें जो लोग महसूस कर रहे हैं, वो हम क्यों नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अच्छा खोड़ो साहब, ये अपने आप को सुधारो। खोड़ो साहब, आज ये है पार्लियामानी जमहूरी रिवायात, पार्लियामानी जमहूरी हुकूमत, ये असेंबली जमहूरी पार्लियामेंट है। लेकिन वो खोड़ो साहब आप कह रहे हैं कि का हौसला पैदा करो। खोड़ो साहब वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामानी निजाम के आखिरी वजीर आजम होंगे, यानी हैं, और इस्लामी सदारती निजाम के पहले सदर होंगे। ये बातें कौन उड़ा रहा है खोड़ो साहब? तो फिर तो शर्म आनी, फिर अगर हुकूमत वाले ये कह रहे हैं तो उनको फिर शर्म आनी चाहिए। यह कौम का फैसला है, पार्लियामानी जमहूरी निजाम का। हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते, न किसी सदारती निजाम को मानते हैं। यह पहले था सदारती निजाम, सही, उसको खत्म करके पार्लियामानी जमहूरी निजाम कायम किया गया। कौम का फैसले का कोई करेगा वो गद्दारी का मुर्तकब होगा। बिल्कुल ठीक है, ये बात बड़ी आइन से छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। इस आइन में सदारती निजाम का तस्वुर ही नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन वो ये कहते हैं ना खोड़ो साहब, अब चूंकि आप जब पहले आइन को अब्रोगेट पहले चूंकि आपसे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मैं चारूं जरा आपसे एक आध सवाल कौन करता है, एक आध सवाल आपसे और करूं ना खोड़ो साहब। देखें ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये हक हासिल है कि आप 18वीं तरमीम लेकर आए, जो पहले 2008 से 13 की असम्बली थी, कि आप 18वीं तरमीम ले आए, पूरे इख्तियारात को मरकज से सूबों में लेके चले जाए, पैसा सूबों में लेके चले जाए, अगर आपको ये तरमीम करने का इख्तियार है तो समझने वाले समझते होंगे कि जी हमें भी इख्तियार है कि हम सदारती निजाम की बात करें, सदारती निजाम ले आए। यहां पर डिमांड होता था कि मरकज के पास सिर्फ 4 महकमे हों, खजाना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये तो अभी तक तो वहां मंजिल कहां आई, इन चारों सूबों ने मुल्क बनाया था। ये असेंबलियां थी जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि मुल्क बने, और ये सिंध था जिसने किया था। हम पार्लियामेंट में सूबे का 1 यूनिट खत्म हो चुका है, यानी हम हैं। सही है। अगर हम हैं तो हमारे हकूक हैं। हम ही किटी भरते हैं हुकूमत की, हम ही पैसे भरते हैं, हुकूमत के टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर एनएफसी भी इसी वजह से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब को रिस्पॉन्ड अगर आप करना चाहें, और इसके साथ जो वफाकी वजीर सेहत हैं आमिर कियानी साहब, उनको प्राइम मिनिस्टर ने चेंज कर दिया है। आप अभी तक हैं हेल्थ मिनिस्टर पंजाब में, इसका मतलब है शायद आप पे उनको ट्रस्ट होगा। तो ये जो हेल्थ कार्ड वगैरह के प्रोजेक्ट्स कुछ आपने लाए थे, अब 8 महीने हो गए, कहां तक पहुंचा है काम? और ये भी बड़ा अच्छा मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रही है, इनको क्रेडिट जाता है इस चीज का। मेरा ख्याल है, एक सेकंड, नून लीग का प्रोजेक्ट या किसी क्यू लीग का प्रोजेक्ट, मैं आपको लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। नंबर 1 वो वाली बात है कि जी शुरू किसने किया, लेट मी ये बड़ा क्लियरली मैं बता दूं, जितना रोबस्ट हेल्थ कार्ड जो है उसने फंक्शन किया खैबर पख्तूनख्वा में, दैट वाज द मेजर रीजन कि इमरान खान ने अपनी इलेक्शन पूरी विद फुल मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा से बताई। साथ में भाई साहब को बताती चली जाऊँ, अब मैं आपको सारा कार्ड्स का किस्सा बता दूं जो नून लीग ने शुरू किया था। उनका किस्सा ये सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने 17 जिलों में किया है, 3 जिलों के अंदर इन्होंने सर्विसेज शुरू करा दिए, प्रीमियम नहीं दिया, 3 से ज्यादा अरब रुपए का अब हम उनका आउटस्टैंडिंग बिल दे रहे हैं। और 4 जिले ऐसे थे जहां उन्होंने कार्ड बांटे, ना सर्विस दिया ना प्रीमियम दिया। कोई आके मुझे नून लीग वाला चैलेंज कर दे इसके अंदर, और जब कहें तो मैं सारे कागज भी दिखा दूंगी। अब आ गया मसला कि हम क्या कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि हम इस कार्ड के थ्रू क्या कर रहे हैं। ये कार्ड जो है इट इज डबल द प्राइस दैट वाज प्रीवियसली गिवन बाय नून लीग। 7,20,000 रुपए का कार्ड है, हर फैमिली को दिया जाएगा, 72 लाख फैमिलीज को के अंदर दिया जाएगा। 4 करोड़ लोग जो हैं इससे मुस्तफीज होंगे। सबसे पहले उन्हीं इलाकों में शुरू किया जहां नवाज शरीफ साहब ने अपनी शक्ल वाला कार्ड तो बांट दिया, सर्विस नहीं दी और ना प्रीमियम दिया था। तो हमने कहा वो बेचारे लोग कार्ड लेके जो फिरते रहे, तो हम कम से कम उनकी सर्विस भी शुरू कर दें। और सर्विस शुरू करने के अलावा ये भी मैं बताती चली जाऊं, 8 लाख कार्ड वहां बट रहे हैं। और उसमें से सबसे जो खुशी की बात है, अब तक कोई तकरीबन 1400 बंदों की मेरे पास रिकॉर्ड आ गए जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने ऑपरेशन करा लिए हैं, अब दिल के ऑपरेशन कराए हैं, उसमें कार्डियोलॉजी है, उसमें न्यूरोलॉजी है, उसमें हमने इंश्योर किया है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स इतना बड़ा मसला बन चुका है हमारे लिए कि पीपल शुड हैव ऑल दोस फैसिलिटीज। 8 मेजर डिजीजेस दे आर गोइंग टू बी लुक्ड आफ्टर। और इसके अलावा द बैड पार्ट इज कि अगर एक अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम अप्रिशिएट ही करें कि अच्छा। अब अगले जो 3 जिले हैं जिनमें हम कार्ड बांटने लगे हैं, उनके अंदर अपने शेड्यूल पे मैंने फरवरी के जिक्र किया था, 22 फरवरी को पहला कार्ड बंटना शुरू हो गया, 4 जिले मुकम्मल हुए हैं। अब अपना इस 2 क्या कहते हैं मई से हम खैबर उधर कर रहे हैं रावलपिंडी, रावलपिंडी के बाद अटक, अटक के बाद ननकाना। और हमने ऑलरेडी कह रखा है कि इस साल के आखिर तक जाके हम इंशाल्लाह 72 लाख कार्ड जो हैं वो तकसीम कर देंगे। अच्छा। इसके अलावा ये भी आपको बताती चली जाऊं, जितने डिसेबल्ड हैं इस वक्त पंजाब के अंदर, उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं। वो तकरीबन 70,000 रजिस्टर्ड डिसेबल्ड हैं, उनके लिए हम अलहदा कार्ड देंगे। अगर उनकी फैमिली को कार्ड मिल भी गया, वी वुड स्टिल लाइक टू गिव दोज डिसेबल्ड पीपल अ सेपरेट कार्ड, ताकि उनकी इज्जत नफ्स जो है उसको किसी तरह का हर्ज ना हो।
ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं जरा खोड़ो साहब से, खोड़ो साहब, नदीम भुट्टो जो भुट्टो हाउस का मुलाजिम जिसको गिरफ्तार किया नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग जो इल्जाम है आपकी क़यादत के ऊपर, तो नदीम भुट्टो आज एहतसाब अदालत में पेश हुआ और वो रो पड़ा और रोते हुए उसने कहा, जब उससे पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो उससे पूछा गया कि भाई गरीब आदमी हो तो ये फिर पैसों का क्या मामला है तुम्हारे साथ, तो उसने कहा कि जी पैसे जो हैं वो तो मालिकों से पूछे, मैं तो मुलाजिम था, मुझे क्या पता। देखें, हेलो जी खोड़ो साहब। देख, नदीम को उठाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन कोई ना कोई इदारा कर रहा है। उसने अपने आप की हैसियत बताई कि मैं वहां स्टाफ हूं और मैं हुकूम पर काम कर रहा था। इसमें आपका सवाल क्या बनता है? खोड़ो साहब, अगर उसको कहा गया है कि जी तनख्वाहें बांटो, वो यानी वो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि पैसों का जो भी मामला है, जो मेरे नाम से अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो मुझे नहीं पता, वो यानी वो डिसोन कर रहा है हर ट्रांजैक्शन को। जो एलिज ट्रांजैक्शन इस स्कैंडल के अंदर अगर कोई आ रही है तो वो कह रहा है जी मालिकों से पूछे। हाँ, तो फिर आप उनको इन्वेस्टिगेट करने देना। अगर वो माजरत कर रहा है, वो इनकार कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेट करने देना जो इदारा कर रहा है। आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं उसकी ट्रांजैक्शन कितनी हुई, तो मैं क्या उस पर बैठ के बहस करूं? आप बंद कर दें, कट कर। उससे बैठ के मैं क्या बहस करूं कि उसके अकाउंट में पैसे आए, कितने आए, कहां से आए, ये मुझे नहीं मालूम इस वक्त। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ थे कराची से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।